दोस्तों नमस्कार। साइंस की निचोड़ क्लास में हम आपको वास्तव में ही निचोड़ पढ़ा रहे हैं। बशर्ते आप हमारी क्लास को बीच में से ना देख करके जो क्लास पहले वाली है उससे स्टार्ट करिए, आपको क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन भी दबाइए। हम जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़वाया था, हमारा टॉपिक जो चल रहा था दोस्तों वो चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा चल रहा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो परमाणु है उसकी संरचना कैसी है, क्या क्या है उस परमाणु के अंदर, क्या क्या नहीं है। और हमने आपको बताया भी था कि मान लो ये किसी परमाणु का नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित ऊर्जा होती है प्रत्येक कक्ष की और एक निश्चित संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। उसके साथ साथ हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के, ये जो नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर ही क्या करता है, कक्षा लगाता रहता, मतलब चक्कर लगाता रहता, मूव करता रहता है। ठीक है, इसीलिए हमने बताया था कि जो वेट होता है परमाणु का वो अधिकांशतः नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। दोनों का ही जो वेट होता है वो क्या होता है, पूरे परमाणु के वेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ हमने आपको पढ़ाया था परमाणु क्रमांक के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया था परमाणु क्रमांक के बारे में। किसके बारे में? परमाणु क्रमांक के बारे में। किसके बारे में? परमाणु क्रमांक के बारे में, जिसे हमने Z बताया था आपको। मैंने कहा था जब परमाणु उदासीन होता है तो जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब परमाणु पर कोई आयन होता है तो निश्चित रूप से Z और P तो एक समान रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मैंने यहीं पे आपको द्रव्यमान संख्या बताई थी, A बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, या हम N+P को न्यूक्लियन से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियन। यदि आपसे कोई न्यूक्लियन शब्द कहता है कि न्यूक्लियन की संख्या बताइए, तो आप उस परमाणु में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की क्या बता दोगे, संख्या बता दोगे। वही क्या होती है, न्यूक्लियन की संख्या होती है। इसके साथ मैंने ये बताया था, आप यहीं से जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन घटा देना, न्यूट्रॉन की क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। और यहीं से जब आप प्रोटॉन की संख्या निकालोगे तो द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या आप हटा देना, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या निकल आएगी। इसके साथ ही हम आज आपको इनसे रिलेटेड थोड़ा सा सवाल भी करवाएंगे जो एग्जाम में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए सवाल कह रहा है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका Z भी बताइए और इसका P भी बताइए। ये 3-4 चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या है, तो ये है दोस्तों मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। इसे हम लिख सकते हैं Mg12, ठीक है, और 24। तो हमने आपको तब ही बताया था कि जो ऊपर होता है ये A होता है। क्या होता है? A होता है। और ये नीचे होता है, ये Z होता है। Z मीन्स परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी कहते हैं इसे परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों ही बोलते हैं। इसे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कहते हैं। तो आपकी 2 चीजें तो निकल के आ गई भाई, 2 चीजें तो आपकी ऐसे ही निकल के आ गई। क्या क्या निकल के आ गई? एक तो Z निकल के आ गया 12 और एक A निकल के आ गया 24। 2 चीज मिल गई। अब आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले आपको ये देखना है परमाणु उदासीन है या फिर इस पर आयन है। तो आपको साफ दिख रहा है इस परमाणु पर 2 पॉजिटिव आयन्स हैं। तो इसमें कभी भी Z बराबर P बराबर E नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं 2, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाएगी। लेकिन इसमें Z बराबर P तो जरूर लगेगा। तो Z कितना है? 12। इसका मतलब क्या है, यहाँ P भी क्या होगा, 12 होगा। तो आप न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? द्रव्यमान संख्या से निकालोगे। A बराबर N+P से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लो, A-P। A कितना दे रखा है आपको? 24। कितना दे रखा है? 24। P कितना दे रखा है? 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपके लिए कितनी निकल के आ गई? 12 निकल गई। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है। मान के चलिए X कोई परमाणु है जिस पर प्लस आयन है और Y कोई परमाणु है जिस पर माइनस आयन, मतलब इस पर माइनस है और इस पर प्लस आयन है। इसका जो
परमाणु क्रमांक दे रखा है वो मान के चलिए 15 दे रखा है, इसका परमाणु क्रमांक 16 दे रखा है या 17 दे रखा है, कुछ भी मान लो। तो इसमें जिस पर नेगेटिव आयंस होते हैं इसका मतलब इसमें परमाणु की संख्या एक की अधिकता है, तो इसमें आप ऐड कर दोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 16। और जिस पर पॉजिटिव आयन है इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। मान के चलो एक्स कोई परमाणु है और इसका परमाणु क्रमांक 15 है और इस पर 2 नेगेटिव है, तो इसमें 2 ऐड कर दोगे, 2 पॉजिटिव है तो 2 घटा दोगे, वही इसकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि मान के चलिए मैं एक आपके लिए एक परमाणु बनाता हूं, ठीक है ना, और फिर उसमें आपको मैं समझाता हूं। देखो मान के चलिए सोडियम का कोई परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है, और इस पर एक पॉजिटिव आवेश होता है। तो मैं जब इसका परमाणु बनाऊंगा इस तरीके से, क्या बनाऊंगा, परमाणु जब मैं बनाऊंगा इसका इस तरीके से, तो देखो हमने आपको उस दिन बताया था कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, नेक्स्ट में 32, 2n² से मैंने बताया था आपको। तो कैसे करोगे, इसे तोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो तोड़ोगे, और जब इस पर पॉजिटिव नहीं होता तो एक और लिख देते। तो मेरा कहने का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसकी आउटर ऑर्बिटर में, इलेक्ट्रॉन भैया इसकी में पहली में 2, तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिटर में 2, दूसरी में कितने 8, तो देखो यहाँ क्या कर दोगे 8 कर दोगे आप, तो दूसरे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब तीसरा आपसे पूछ रहा है, तो अगर इस पर मान के चलिए पॉजिटिव नहीं होता, ये केवल Na होता है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी इसमें 11, तब तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, तीसरी में कितना था 1 इलेक्ट्रॉन था ये वाला। लेकिन जब इस पर पॉजिटिव आ रहा है, जब इस पर पॉजिटिव आप करोगे तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है निश्चित रूप से किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी, 2 इसमें 8 इसमें, तो इलेक्ट्रॉन बराबर इसमें क्या रह जाएंगे 10 रह जाएंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं इसमें क्या करना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था तुम्हें, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, तो मान के चलिए वो आपसे पूछता है कोई मान के चलिए आर्गन 1840 ये पूछता है और कहता है भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, जेड ए ये सब निकालिए। तो निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। देखो उदासीन है, इस पर कोई भी क्या नहीं है, इस पर आपको कोई भी आवेश नहीं दिख रहा। तो जेड क्या होगा इसमें 18, और जेड बराबर ई बराबर पी से भी क्या होगा 18, तो ई भी क्या हो जाएगा 18, क्योंकि ये उदासीन है तो तीनों संख्या क्या हो जाएंगी 18 हो जाएंगी। अब आपको न्यूट्रॉन निकालना, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस पी, एन बराबर ए माइनस पी, ए कितना है इसका 40, तो आप 40 लिख दो और 40 में से क्या माइनस कर दोगे 18, तो कितना निकल के आ जाएगा 22। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप क्या निकाल लोगे 22। तो ये क्या है, आर्गन है। इस तरीके से यदि आप पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकलवाता है तो आप आसानी से क्या करोगे, उसे निकालोगे। अब उसके साथ आज जो हम नया पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे दोस्तों सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। हमारा आज का टॉपिक है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि सोमरफील्ड ने क्या नहीं किया, ये परमाणु मॉडल जो दिया है वो 1919 में दिया है। कब दिया है, वर्ष 1919 में। सोमरफील्ड एक रसायन शास्त्र थे, इन्होंने ये मॉडल कब दिया है, वर्ष 1919 में दिया है। और इसमें क्या बोला है इन्होंने इस मॉडल में ये बोला है कि भाई जो हाइड्रोजन होता है उसका जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम होता है, मान लो H2 है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका सूक्ष्म स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने व्याख्या की है। इसके सूक्ष्म स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने क्या की है, व्याख्या की है। वैसे तो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आपसे पूछता है कोई तो आप बताओगे सूक्ष्म स्पेक्ट्रम को क्लियर किया है बोहर ने, नील्स बोहर ने क्लियर किया है। किसने क्लियर किया है, नील्स बोहर ने क्लियर किया है। और इन्होंने क्या बताया, सोमरफील्ड ने ये बताया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार में, किसी भी परमाणु के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसमें ये जो अक्ष होता है वो लघु अक्ष होता है और ये दीर्घ अक्ष होता है। ये लघु अक्ष होता है और ये क्या होता है, दीर्घ अक्ष होता है जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बोला है कि लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दोनों की लंबाई अगर हम बराबर कर दें, मान के चलो जितनी लंबाई है जितनी है, तब इलेक्ट्रॉन व्यतिरिक्त कक्षाओं में क्या करेगा, गति करेगा। तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
वृत्तीय कक्षाओं में गति करेगा। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने ये बोला कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति करता है, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करता है, लेकिन इन कक्षाओं की जब आप लंबाई बराबर कर देते हो अक्षों की, तो ये फिर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करेगा, गति करेगा। और बोला जिन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन जिन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं उसका कोणीय संवेग, तो इन्होंने बोला दीर्घवृत्तीय कक्षा का कोणीय संवेग, क्या कोणीय संवेग को MBR बोलते हैं। तो इन्होंने बोला ये NH/2π होता है। क्या होता है, NH/2π। कभी कभी यहाँ K भी लिखा आता है, ठीक है ना, NH/2π। H आप जानते ही हो, प्लांक कांस्टेंट, क्या है, प्लांक नियतांक है, क्या है, प्लांक। M आपको पता है द्रव्यमान है, B वेग है, R मींस त्रिज्या है, जिस दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है उसकी क्या है, ये त्रिज्या है। अगर आपसे K पूछे और आपसे पूछ सकता है कि भाई इसे H का मान क्या है, तो आप बताओगे 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। 6.6 H की वैल्यू अगर आपसे पूछता है इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। तो पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं में गति नहीं करते, बल्कि उन कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, MBR = NH/2π होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की क्या करता है, व्याख्या करता है। और बोला कि भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। और बोला इन्होंने भाई जब जिन दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं उनकी भाई लंबाई, ये दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई क्या कर दी है, बराबर कर दिया है, तो वो निश्चित रूप से क्या करेंगे, वृत्तीय कक्षाओं में गति करेंगे। अब बात आती है कि ये जो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है। तो मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताता हूं। आपको किसके बारे में बताता हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताता हूं आपको। तो देखो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, देखो आप ये देख रहे होंगे, आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा, ये हाइड्रोजन का सूक्ष्म स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि यदि हम किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा देते हैं इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षाओं को छोड़ करके, मान लो कोई ये परमाणु है, ठीक है ना, और हमने इसकी ऑर्बिट है ये, और हमने किसी बाहरी कोश से ऊर्जा दी, तो ये क्या करते हैं, अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर की ओर भागते हैं। और जिस उसमें ये रेडिएशन जाता है, उस वैद्युत चुंबकीय तरंग की फॉर्म में ये रेडिएशन जाता है। मान के चलिए ऊर्जा स्तर फर्स्ट है, यहाँ n बराबर ऊर्जा स्तर फर्स्ट है। जैसे मैंने आपसे बोला ये n बराबर 1 है, और ये n बराबर 2 है, और ये n बराबर क्या है, 3 है, ठीक है ना। और ऐसे ये चलती रहेंगी, और कहाँ तक, वो इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मान लो किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी गई, और उसका जो स्पेक्ट्रम है वो किस फॉर्म में आएगा, वैद्युत चुंबकीय विकिरण की फॉर्म में आएगा। और जिस ऊर्जा को वो रिलीज करेगा, वो ऊर्जा या तो परावैगनी की फॉर्म में होगी, या दृश्य प्रकाश की फॉर्म में, मतलब विजिबल की फॉर्म में होगी, या आपसे IR इंफ्रारेड की फॉर्म में होगी। तो मान के चलिए मैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में कह रहा हूं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा है। कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट ऊर्जा स्तर से आ रहा है। और वो किस ऊर्जा स्तर में जा रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में जाता है, ध्यान रखिए आप। तो इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी। देखो उसके बाद वाले मान के चलिए 8 या 7 से आ रहा है, तो ये यहाँ पहले में आ रहा है, फिर 6 वाला आएगा, फिर यहाँ 5 वाला, फिर 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला। तो ये पूरा जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। और यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग का विकिरण होगा, उसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो परावैगनी क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अल्ट्रावायलेट रे उत्पन्न करेगा। उसके बाद में जब दूसरा स्पेक्ट्रम बनेगा, जो उससे अगली ऑर्बिट में, मान लो यहां से कोई स्पेक्ट्रम आया, इलेक्ट्रॉन आया, और वो फिर अगली ऑर्बिट से आएगा, तो अब ये दूसरी में जाके रुकेगा। कौन सी में रुकेगा, दूसरी में। जो n बराबर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रुकते हैं वो लाइमन श्रेणी बनाते हैं। वहां पे जो वैद्युत प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावैगनी स्पेक्ट्रम क्रिएट करती हैं। और दूसरे वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, जो स्पेक्ट्रम रुकता है, जो ऊर्जा रुकती है, जो प्रकाश रुकता है, जो चुंबकीय विकिरण रुकता है, वो बामर सीरीज बनाते हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्र क्रिएट होता है स्पेक्ट्रम का, वो दृश्य किरणों का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके साथ जब तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रुकते हैं वो पेंसन सीरीड या पासन सीरीड बनाते हैं, और ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये IR क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। फिर चौथी में जो रुकते हैं वो ब्रैकेट सीरीज बनाते हैं, वो भी IR क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।
तीसरी में रुकते हैं, वो प्रीफंड बनाते हैं। इस तरीके से ये भी IR क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही चाहे हाइड्रोजन हो चाहे अन्य कोई परमाणु हो, जब इस पर प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ किसी बाहरी स्रोत से प्रकाश देने पर विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम क्रिएट होते हैं, और वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म जो होती है वो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है, वैद्युत चुम्बकीय प्रकाश के रूप में होती है। और n बराबर 1 में ये पहली कक्षा में, ये पहले ऊर्जा स्तर में ये लाइमन श्रेणी बनाते हैं, पराबैंगनी क्षेत्र उत्पन्न, दूसरी में बामर श्रेणी और दशक प्रकाश क्षेत्र उत्पन्न, तीसरी में पेंसन या पासन सीरीज जहाँ IR क्षेत्र उत्पन्न होगा, चौथी में ब्रैकेट और अगली में प्रीफंड होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना जो n बराबर फर्स्ट है, जो लाइमन श्रेणी है, यहाँ पर जो एनर्जी लेवल होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में ऊर्जा जो होती है वो ज्यादा होती है और ये स्पेक्ट्रम में गैप भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। दूसरे वाले में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, चौथे वाले में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है और उससे अगले में 0.85। मतलब ऊर्जा निश्चित रूप से क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम बाहरी क्षेत्र में जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, क्योंकि माइनस में ये क्या हो रही है? कम हो रही है। ऊर्जा डिफरेंस अगर आपसे पूछता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा डिफरेंस आपको n बराबर 1 में ही मिलेगा। जब आप 13 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस करोगे तो समथिंग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा जो डिफरेंस होगा वो n बराबर फर्स्ट में ही होगा। किस में होगा? n बराबर फर्स्ट, मतलब लाइमन श्रेणी में ही आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा डिफरेंस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं। देखो ये आप निश्चित इसका थोड़ा कलरफुल देखिए। आप यहाँ क्या देख रहे हो? आप यहाँ आप देख रहे हो ये लाइमन सीरीज है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे क्रिएट हो रही हैं। ये बामर सीरीज है, ये विजिबल वो है यहाँ पे रे। ये पास्टन सीरीज है या नियर इंफ्रारेड है। ये ब्रैकेट सीरीज है या फार इंफ्रारेड है, और ये पीफंड है यहाँ पे फार इंफ्रारेड है। और ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ बताई थी आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ एनर्जी बताई थी वो 3.41 बताई थी। तो इनका डिफरेंस लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इससे ज़्यादा और ऊपर जाने पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं होता है। ये आप देख रहे होंगे ऊर्जा स्तर n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब ये हमने आपको बता दिया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। इसके बाद हम जो आपको बता रहे थे वो बता रहे थे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने सोमरफील्ड में आपको ये बताया, हम सोमरफील्ड करवा रहे थे आपको। क्या करवा रहे थे? सोमरफील्ड। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। कुछ इसके दोष हैं। दोष क्या हैं इसके? कि ये जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। ये जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। जीमन प्रभाव क्या होता है, स्टार्क प्रभाव क्या होता है? तो ध्यान रखना, जब स्पेक्ट्रम वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से होकर प्रवाहित करता है, जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से होकर प्रवाहित करता है, ध्यान रखना, या विभक्त करता है, कोई भी स्पेक्ट्रम है अगर वो वैद्युत क्षेत्र से होकर विभक्त कर रहा है तो वो स्टार्क प्रभाव होगा। वैद्युत क्षेत्र से होकर विभक्त, कहाँ? वैद्युत क्षेत्र से होकर विभक्त कर रहा है तो वो स्टार्क प्रभाव होगा। और जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से होकर विभक्त करता है, क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र से होकर क्या करता है? विभक्त करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? जीमन प्रभाव बोलते हैं। इन दोनों की ना तो सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल व्याख्या कर पाया और ना ही नील्स बोर का परमाणु मॉडल इसकी क्या कर पाया? व्याख्या कर पाया। इसके बाद जो हम आज आपको पढ़ाएंगे, ये हमने बताया आपको सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो छोटे छोटे से टॉपिक होंगे लेकिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आइसोटॉप्स, क्या पढ़ाएंगे हम आपको? आइसोटॉप मतलब समस्थानिक। आइसोटॉप्स को क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। आइसोटॉप, इसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक, इसका मतलब क्या होता है? मान के चलिए मैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहा हूं। किसकी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है 1H1, एक होता है 1H2 या इसे 1D2 कह सकते हो, एक होता है 1S3। ये होता है दोस्तों प्रोटियम। कौन सा? प्रोटियम।
ये होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्राइटेरियम। क्या होता है? ट्राइटेरियम। हम क्या देख रहे हैं? तत्व एक ही है। हम क्या देख रहे हैं? तत्व एक ही है, उनके परमाणु क्रमांक भी क्या हैं? समान हैं, लेकिन परमाणु बाहर क्या हैं? भिन्न हैं। परमाणु बाहर क्या दिख रहे हैं आपको? इनमें भिन्नता दिखाई दे रही है। क्या दिख रहे हैं? भिन्नता। ये समान नहीं है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या हैं? समान हैं। इनमें परमाणु क्रमांक क्या हैं? समान हैं। तो परमाणु क्रमांक समान है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? समान ही होगी। तो आपको क्या बोलना है? एक ही तत्व के, एक ही तत्व है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु बाहर क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हीं को हम समस्थानिक बोलते हैं। मतलब इनके स्थान समान होते हैं, जेड समान होते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। जैसे आप यहाँ न्यूट्रॉन निकालोगे तो यहाँ 0 निकलेगा, 1 - 1। यहाँ न्यूट्रॉन निकालोगे आप तो यहाँ 1 निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 1। और यहाँ न्यूट्रॉन आप निकालोगे तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे? 2। तो समस्थानिकों की ये भी स्पेशलिटी है कि समस्थान में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। परमाणु बाहर क्या होते हैं? इनके भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? इनके समान होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछेगा इनका प्रयोग क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से है। तो आपके इनके प्रयोग को हम बहुत जल्दी से आपको बता देते हैं। तो इनका जो प्रयोग है दोस्तों वो कई जगह मेडिकल चिकित्सा वगैरह या विभिन्न प्रकार के जो पुरातात्विक होते हैं उनकी आयु, लकड़ी की आयु, पृथ्वी की आयु, इनके निकालने में किया जाता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि जो समस्थानिक हैं उनके उपयोग हमने यहाँ लिख रखे हैं। जैसे क्रोमियम Cr1, इसने बोला जो क्रोमियम फर्स्ट होता है इसका उपयोग जो है वो रक्त की जांच के लिए किया जाता है। खून जो होता है उसकी जांच के लिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा मरकरी या पारा 203, इसका जो यूज किया जाता है वो ब्रेन ट्यूमर की जांच करने के लिए। जो ब्रेन में ट्यूमर होता है, एक प्रकार से कैंसर ही होता है, उसकी जांच करने के लिए। नेक्स्ट जो आयोडीन 131 है, इसका उपयोग थायराइड की जांच करने के लिए, या घेंगा जो होता है आयोडीन की कमी से ही होता है, उसका इलाज करने के लिए। अगर आयोडीन पर्याप्त लोगे तो आपको घेंगा की बीमारी नहीं होगी। कोबाल्ट 60, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमोथेरेपी जो की जाती है वो इसी की जाती है। कैंसर की जो थेरेपी की जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी, वो इसी की जाती है। ये थेरेपी जो की जाती है ये विकिरण के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से की जाती हैं। वैसे ही सीसा या लेड, इसका उपयोग हम पृथ्वी की आयु के निर्धारण में, ध्यान रखना किसकी? पृथ्वी की आयु के निर्धारण में करते हैं। साथ ही साथ आप लिखते रहना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद पोटेशियम 40, पोटेशियम जो 40 होता है उसका उपयोग हम उल्का जो पिंड होते हैं, आकाशीय जो पिंड होते हैं, उनकी एज को निर्धारित करने में करते हैं। उसके साथ ही फास्फोरस जो 31 होता है उसका उपयोग हम चर्म, स्किन से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनका निदान, इलाज करने के लिए। और फास्फोरस 32 का प्रयोग हम खाद बनाने के लिए, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, या कैंसर की जांच के लिए, या जो आंख और त्वचा होती हैं इनके इलाज के लिए भी किया जाता है। उसके साथ ही में औरम या सोना 198, इसका उपयोग यकृत रोग में किया जाता है। और आयरन 59 का उपयोग रक्त क्षीणता, मतलब इसे हम बोलते हैं एनीमिया में किया जाता है। तो ये क्या है? ये दोस्तों समस्थानिक हैं, इनके उपयोग हमने आपको बताए हैं। और इसमें नेक्स्ट और हैं, जैसे जीनोन 133, ये फेफड़े में जो इमेजिंग होती है, इनके द्वारा फेफड़ों की इमेजिंग की जाती है। लंग्स जो होते हैं उनकी इमेजिंग की जाती है इनके द्वारा। उसके साथ ही कार्बन 14, इसका खुदाई से प्राप्त जो पुरातात्विक होते हैं साक्ष्य, उनके उसमें किया जाता है खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना। और औरम 189 का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के रक्त संबंधी रोगों में करते हैं कुछ। और यूरेनियम जो होता है उसके समस्थानिक का उपयोग हम परमाणु भट्टी में बिजली बनाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। किसका? यूरेनियम। यूरेनियम का तो परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है, ध्यान रखना। नाभ के विखंडन में यूरेनियम का ही प्रयोग करते हैं हम। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कोई कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, तो ये सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। तो ये हमने आपको पढ़ाया दोस्तों, किसके बारे में? ये हमने आपको पढ़ाया समस्थानिकों के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों संभारिक। इससे अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? संभारिक। संभारिक, संभारिक को दोस्तों आइसोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोबार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है?
मान के चलिए, हाँ जैसे मैं आप, इसका मतलब ये होता है जैसे मान के चलिए x कोई परमाणु है और y भी कोई परमाणु है, इस x का Z1 होगा और ये Z2 होगा, लेकिन x का जो A होगा, A दोनों का ही क्या होगा, समान होगा। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि एक अलग अलग तत्व होंगे और अलग अलग तत्वों के परमाणु जो क्रमांक होते हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन परमाणु भार दोनों के ही क्या हैं, समान हैं। परमाणु भार दोनों के क्या हैं, इक्वल हैं, तो इन्हीं को हम संभारक कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आर्गन और कैल्शियम, क्या, आर्गन और कैल्शियम। जब मैं आर्गन को देखता हूं दोस्तों तो इसका फॉर्मूला होता है Ar और ये होता है 18 परमाणु क्रमांक और 40 इसका परमाणु भार होता है, और यही इस कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक और 40 भार होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि दोनों के परमाणु भार क्या हैं, समान हैं, दोनों के परमाणु भार क्या हैं, समान हैं। ऐसे ही तत्वों को क्या बोलते हैं, ऐसे ही तत्वों को दोस्तों संभारक या आइसोबार कहते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्व होंगे तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, संभारक बोलते हैं। उम्मीद कर समझ में आ गया होगा। उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक है सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक। कौन सा है, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन भी कह सकते हो इसे, क्या कह सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे सिलिकॉन 1430, जैसे सिलिकॉन 1430, और उसके साथ नेक्स्ट है फास्फोरस 1531, फास्फोरस 1531 और सल्फर 1632। ये 3 परमाणु दे रखे हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक भी भिन्न भिन्न परमाणुओं के होंगे, सम न्यूट्रॉनिक भी भिन्न भिन्न, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। जब मैं इसमें न्यूट्रॉन निकालूंगा तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, Z बराबर E बराबर P से 14 निकल के आ रहा है, इसका मतलब P निकल के आ गया 14, और A कितना दे रखा है मुझे, A दे रखा है 30। तो N बराबर A माइनस P, A 30 है और P 14 है, तो मेरा N कितना निकल के आ गया यहाँ 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 16। वैसे ही यहाँ A बराबर N बराबर A माइनस P, तो यहाँ भी क्या निकल के आएगा 16। 31 में से 15 गई तो कितने बचे, 16 बचे। वैसे ही यहाँ आप निकालोगे N बराबर A माइनस P, A 32 है, P 16 है, तो घटाने पर भी N क्या निकल के आएगा 16। जल्दी बताइए मुझे सबका न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आ रही है दोस्तों, 16 निकल के आ रही है। इसका मतलब तीनों क्या हैं, तो कह सकते हैं भिन्न भिन्न तत्व हैं जिनके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कहाँ मिलता है, नाभिक में। परिभाषा कैसे बनाओगे, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। दोबारा से बोल रहा हूं, भिन्न भिन्न तत्व होंगे जिनके परमाणु होंगे, न्यूट्रॉन कहाँ मिलेगा, उसके नाभिक में मिलेगा। नाभिक कौन सा होता है, ये परमाणु है मान के चलिए, तो ये नाभिक होता है, इसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो कोई परमाणु होगा उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जब समान होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक। कौन से, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें क्या होगा, मान के चलिए जैसे Na11 Mg12, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है मैग्नीशियम का, और एल्युमिनियम 13, इस पर 3 क्या होता है, इस पर 3 होता है, +3, ठीक है। और सिलिकॉन +4, इसका 14 परमाणु क्रमांक होता है। और यहाँ नियोन होता है, नियोन पर कोई आवेश नहीं होता। अब यहाँ आप जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मैंने आपको साफ बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि भाई मान के चलिए X कोई परमाणु है और इसका 10 क्या है, या Z मान लो परमाणु क्रमांक और इस पर माइनस आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, Z+1, -2 होता तो Z+2, और मान लो इस पर प्लस आवेश है, ये ऐसे होता X+1, तो ये क्या हो जाता Z-1। प्लस आने पर इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, माइनस आने पर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। और उदासीन पर परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 10, क्योंकि ये उदासीन है, कोई आवेश नहीं होगा, तो Z बराबर A बराबर P होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसे घटा दोगे, 1 H इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 10, क्योंकि 12 में से 2 गए तो 10। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, और यहाँ भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ भी 14 में से 4 गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 10। तो मुझे ये बताइए सब भिन्न भिन्न है या नहीं है? सब भिन्न भिन्न है। जिनके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं? नाभिक के चारों ओर। तो कैसे बताओगे? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु अथवा आयन, ये परमाणु भी हो सकते हैं उदासीन और आयन भी हो सकते हैं जिन पर आवेश होता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु अथवा आयन जिनके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम न्यूटोनिक कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आनंद उठाइए इसका, और अपने दोस्तों को इसका लाभ दीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।